नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं। अब उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोटों का लगभग 98% हिस्सा वापस रिजर्व बैंक के पास आ गया, तो काला धन खत्म कहाँ हुआ। उन्होंने इसे काले धन को सफेद करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2016 की नोटबंदी पर असहमतिपूर्ण राय व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताया था क्योंकि आम आदमी की दुर्दशा ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि नोटबंदी काले धन को सफ़ेद धन में बदलने का एक अच्छा तरीका है। बता दें, जस्टिस नागरत्ना नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताने वाली अकेली जज थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ी राहत दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने आश्वासन दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव के कारण जुलाई 2024 तक करीब 3500 करोड़ रुपए की आयकर मांग को लेकर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। सीबीआई और ईडी जैसे संस्थानों की विश्वसनीयता के सवालों के घेरे में आ गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इन आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने एक प्रमुख तमिल चैनल को इंटरव्यू में कहा कि हम ना तो उनके काम में बाधा डालते हैं, ना ही उन्हें निर्देश देते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से ही काम करना चाहिए और न्यायपालिका के तराजू पर मापा जाना चाहिए। अपनी बात को आधार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ आंकड़े गिनवाए। उन्होंने कहा कि ईडी के पास अभी लगभग 7000 मामले हैं और इनमें से 3% से भी कम नेता फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के समाचार चैनल थांती टीवी को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। जब पीएम मोदी से पूछा गया कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होने से भाजपा को झटका लगा है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए उन चुनावों में खर्चा तो होता ही था। कौन एजेंसी है जो बता पाएगी कौन सा पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया और किसने कितना खर्च किया। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, जिससे आज आप ढूंढ पा रहे हो कि किसने बॉन्ड लिया, कहाँ दिया। नहीं तो पहले तो पता ही नहीं चलता था। आज आपको इसका पता चल पा रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। उन्होंने कहा कि कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती, कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में देश से पूरी तरह से झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना पूरी तरह से गुमनाम रहने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरे शब्दों में मोदी जनता से ये विवरण छिपाना चाहते थे कि पैसा कहां से आया और उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2018 से 2024 तक बीच 6 साल तक किस पार्टी को किस दानदाता से फंड मिला, इसकी एक भी जानकारी जनता के सामने नहीं आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला दिया। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसबी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बाहर आते हुए एक बार फिर मीडिया से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही वो आगे चले गए। उद्धव ठाकरे के द्वारा नितिन गडकरी को टिकट देने की बात कहने पर गडकरी का जवाब आया है। उन्होंने कहा है, मैं किसी पार्टी में से क्यों लड़ूंगा, मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मेरी विचारधारा मेरी लाइफ का कन्वेंशन है, मैं उसी के साथ रहूंगा। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि जो नेता सपने दिखाते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते तो जनता उनकी पिटाई करती है, आपका इशारा किस ओर था। इस पर गडकरी ने कहा कि मेरा इशारा किसी नेता की ओर नहीं था, ये एक जनरल बात थी। चुनाव के समय हर आदमी आश्वासन देता है। नितिन गडकरी से दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में जब सवाल पूछा गया कि क्या सच है कि आपकी पार्टी में सभी बड़े फैसले सिर्फ 2 लोग करते हैं, इस पर गडकरी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में सभी बड़े फैसले पार्टी के अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड और उनके ऑफिस बेयरर और देश के प्रमुख नेता करते हैं। सब मिलकर काम करते हैं। जब मुझसे पूछा गया कि मोदी जी से आपके रिश्ते कैसे हैं और क्या वो आपके लिए प्रचार करने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आएंगे, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। गडकरी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है। इसमें एक मीडिया है। मीडिया के एथिक्स और क्रेडिबिलिटी बहुत
गिरावट देखने को मिली है। वो कुछ भी बात छाप और दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग में अपने लोग बैठाए, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर दिए, न्यायपालिका पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव न लड़ पाए, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का रामलीला मैदान में दिया गया भाषण का एक हिस्सा काफ़ी चर्चा में है, जिसमें वो कहती हैं कि रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास था, भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था। भगवान राम के पास सत्य था। प्रियंका ने कहा कि रामलीला मैदान में हर साल रावण के पुतले का दहन होता है। सदैव नहीं रहती है सत्ता, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। बरेली की राजनीति में इस वक्त बड़ी उठापटक चल रही है। 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद भाजपा में मानो भूचाल सा आ गया है। जब से संघ से जुड़े छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है, तब से भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। आलम यह है कि छत्रपाल गंगवार को ना तो संगठन चुनाव लड़ा रहा है और ना ही पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री चुनाव लड़ा रहे हैं। आखिरकार छत्रपाल गंगवार का एक मीटिंग के दौरान दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी चुनाव नहीं लड़वा रहा है, इसलिए मैं अपना टिकट सरेंडर कर दूंगा। भाजपा नेत्री डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इससे बुरी बात क्या होगी कि भाजपा बरेली प्रत्याशी छत्रपाल जी अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सारे विधायक संगठन पदाधिकारी नदारद। कल हताश प्रत्याशी ने टिकट सरेंडर करने की बात तक भरी मीटिंग में कर दी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। आज जब भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे खतरे में हैं, खामोश रहना पाप है। बता दें, शाहिद सिद्दीकी 2002 से 2008 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे हैं। वो एक पत्रकार हैं और नई दिल्ली से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक नई दुनिया के मुख्य संपादक भी हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि भाजपा शरद पवार को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहती है। इस उद्देश्य से ही बारामती लोकसभा सीट पर उनके खिलाफ उनकी भाभी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारने की साजिश रची गई है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ और जगहों के नए नाम दिए हैं। इसकी चौथी सूची में 30 जगहों के नए नाम शामिल हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को मजबूत देने के लिए यहाँ की जगहों के नए नाम जारी करता रहा है। हालांकि भारत इन्हें खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि चीन के नए नामों से सच्चाई नहीं बदलेगी और वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। इजराइल में एक बार फिर सरकार विरोधी हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर पड़े हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल को सदमा लगा था और इसके बाद जनता के बीच एकता देखने को मिली थी। लेकिन 6 महीने बाद इजराइल में एक बार फिर बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों लोग इजराइल में सड़कों पर उतरे हैं। रविवार की रात यरूशलेम में हजारों प्रदर्शनकारियों ने उत्तर दक्षिण में शहर के सबसे बड़े हाईवे को रोक दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से बदबूदार पानी छोड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नेतन्याहू तुरंत इस्तीफा देकर हुए चुनाव कराएं। साथ ही कईयों की मांग थी कि गजा में बंधक 130 इजरायलियों की रिहाई के लिए जल्द से जल्द डील की जाए। इजरायली सैनिक गजा शहर के अल शिफा अस्पताल से बाहर आ गए हैं। 2 सप्ताह पहले इजरायली सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल में छापेमारी की थी और सेना अस्पताल के भीतर थी। इजरायली सेना का कहना था कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिसके अनुसार हमास इस अस्पताल को बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान अल शिफा में 21 लोगों की मौत हुई है। तुर्की के स्थानीय चुनावों में विपक्ष को जीत मिली है। इसे राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान के लिए बड़ी राजनीतिक झटका माना जा रहा है। तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के 1 साल से भी कम समय में उनकी पार्टी की इस हार से राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अर्दोगान शहरों के राजनीतिक नेतृत्व पर अपने वर्चस्व को लेकर निश्चिंत थे, लेकिन स्थानीय चुनावों में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की हार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।